हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे एसएसटी के। देखिए, जो आपके यूपी टेट में पेपर 2 में पूछी जाती है एसएसटी। तो जितने भी एसएसटी के एमसीक्यू हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन आधारित हैं और देखिए सिलेबस के अनुसार। तो डेली आपकी क्लासेस चलने वाली है। तो चैनल पे जो लोग नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे जो भी मेरी क्लासेस होगी सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, एसएसटी आपके पेपर 2 में पूछा जाता है, 60 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें हिस्ट्री और जियोग्राफी पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, सभी का एमसीक्यू कराने वाले हैं। तो चैनल पे जो लोग नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, चलते हैं क्वेश्चन पे। और देखिए, इसके पहले जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो उसको जाके ज़रूर देखिए। और देखिए, आपकी डेली प्रैक्टिस वाइज चलने वाली है, टॉपिक वाइज क्लास चलने वाली है। तो डेली क्लासेस अटेंड करिए। देखिए, आपका बेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा एग्जाम तक। तो एक भी क्लासेस मिस मत करिएगा। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आप लोग क्लास शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज़ इस क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? तो वह हो जाएगा श्रवणबेलगोला में। यहाँ पे इसका राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन लिए हैं आज टॉपिक वाइज है, आपके सिलेबस के अनुसार है, आपके प्रथम साम्राज्य से है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं देखिए सारे इंपॉर्टेंट हैं। और इसके पहले जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, जैन परंपराओं के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था और भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए थे, जहाँ उन्होंने लेखना उपवास द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। देखिए, जैन परंपराओं के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन बिताए थे, वह देखिए श्रवणबेलगोला में बिताए थे। और देखिए, संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिए थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, देखिए यह आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा, पाटलिपुत्र थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। देखिए, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपको कराने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे डेली मेरी क्लासेस मिलती रहे। देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना में है। देखिए, यह न केवल मौर्य वंश की राजनीतिक केंद्र था, बल्कि यह उस समय के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण शहरों में से एक माना जाता था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में से उसे किस नाम से संबोधित किया गया था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, प्रियदर्शी हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अशोक के अभिलेखों में उन्हें मुख्य रूप से देवा नाम प्रिय और देवताओं का प्रिय और देखिए प्रियदर्शी और देखने में सुंदर या प्रजा के प्रति दयालु भाव रखने वाला नामों से संबोधित करके बुलाया गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे विशाखा दत्त हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखा दत्त हो जाएगा। देखिए, मौर्य साम्राज्य से 30 क्वेश्चन और करवाए हैं आपको, तो वह प्ले लिस्ट में क्लास मिल जाएगी, तो उसको जाके जरूर देखिए, इसी टॉपिक से करवाए हैं। देखिए, समझते हैं। देखिए, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त हैं। तो यह काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो वह हो जाएगा विशाखा दत्त। और देखिए, यह संस्कृत भाषा में रचित एक ऐतिहासिक नाटक है जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल लगभग 324 और 297 ईसा पूर्व और चाणक्य की राजनीतिक कूटनीति पर आधारित है। और देखिए, इसमें नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त के सत्तासीन होने का वर्णन मिलता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के लिए प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा था? तो वह हो जाएगा श्रीलंका भेजा था। यहाँ भी इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन देखिए मिस मत करिएगा। देखिए, समझते हैं। देखिए, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था।
तो देखिए ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, तो वह हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऐसा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनता है, देखिए पूछा जाता है। देखिए सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इसके शांतिपूर्ण संदेशों को फैलाने के लिए अपने परिवार और दूतों को विभिन्न देशों में भेज दिया था अशोक ने। और देखिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म और धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, जिसे प्राचीन काल में ताम्रपर्णी या सिलोन कहा जाता है, वहाँ भेजा था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था बिंदुसार। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए बिंदुसार जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, तो देखिए बिंदुसार जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। और देखिए बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और देखिए बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म को अपना लिया था और बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार किया था। और देखिए बिंदुसार ने अपनी निष्ठा अजीवक दर्शन के प्रति रखी थी। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं करवा रहे हैं और देखिए थ्योरी उसी में से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, तो चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, तो वह हो जाएगा विष्णुगुप्त था। तो चाणक्य का दूसरा नाम जो था वह विष्णुगुप्त हो जाएगा। देखिए चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त था। और देखिए विष्णुगुप्त या चाणक्य का मूल या वास्तविक नाम माना जाता है, तो विष्णुगुप्त या चाणक्य का मूल या वास्तविक नाम माना जाता है। और देखिए चाणक्य ने उनके गोत्र के नाम पर कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा। देखिए प्रथम सम्राट से जितने भी क्वेश्चन थे आपको सभी करवा रहे हैं, टॉपिक वाइज आपके एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार करवा रहे हैं। तो जितनी भी क्लासेस मेरी हो चुकी हैं प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो उसको जाके जरूर देख लीजिए। और डेली आपकी क्लासेस चलने वाली है, तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप लोग जरूर बता दिया करिए, यूजफुल लगती है कि नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, तो मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, तो वह हो जाएगा पर्ण था। यहाँ भी इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए मौर्य काल में पर्ण सबसे अधिक प्रचलित और मौर्य साम्राज्य की राज की मुद्रा थी। और देखिए पर्ण मुख्य रूप से चांदी सिल्वर से बना एक आहत सिक्का पंच मार्केट कॉइन था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के गृह के रूप में किया था, तो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था, तो वह हो जाएगा अजीवकों ने किया था। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बराबर की गुफाओं का उपयोग मुख्य रूप से अजीविक संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा आश्रय गृह के रूप में किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में कितने प्रांत थे, तो अशोक के समय मौर्य साम्राज्य के कितने प्रांत थे, तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 5 प्रांत थे। तो अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य के प्रांत जो थे वह 5 प्रकार के थे। देखिए समझते हैं। देखिए अशोक के शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य मुख्य 5 प्रांतों में विभाजित था। तो अशोक के शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य 5 मुख्य प्रांतों में विभाजित था। तो पहला हो जाएगा उत्तरापक्ष तक्षशिला हो जाएगा। और देखिए दूसरा है अवंती राष्ट्र जो उज्जैनी में था। और देखिए तीसरा है कलिंग तोसली जिसे अशोक ने जीता था। और देखिए चौथा हो जाएगा दक्षिणापथ स्वर्णगिरी हो जाएगा। देखिए पांचवा हो जाएगा प्राची जो पाटलिपुत्र था। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में बिष्टी क्या था, तो मौर्य काल में बिष्टी क्या था, तो वह हो जाएगा यहाँ पे बेगार मुक्त श्रम था। तो देखिए मौर्य काल में बिष्टी जो था वह बेगार मुक्त श्रम था। देखिए समझते हैं। देखिए मौर्य काल में बिष्टी का तात्पर्य अनिवार्य या जबरन श्रम से था। और देखिए
जिसे आम भाषा में बेगार कहा जाता था। देखिए मौर्य काल में बिष्टी जो था वह अनिवार्य या जबरन श्रम होता था, जिसे आम भाषा में बेगार कहा जाता था। और देखिए इसे राज्य द्वारा वसूले जाने वाले एक प्रकार के कर के रूप में देखा जाता था। जो लोग नगद या अनाज के रूप में कर चुकाने में असमर्थ होते थे, उन्हें देखिए शारीरिक श्रम के माध्यम से इनकी भरपाई करनी होती थी। तो यह देखिए सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया था? देखिए किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, मुद्रा राक्षस हो जाएगा। यहाँ पे इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए विशाखा द्वारा रचित संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस थी। देखिए इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के वृषल और कुलहीन शब्दों का प्रयोग किया गया था। और देखिए वृषल शब्द का अर्थ होता है निम्न कुल या शूद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में सन्निधाता कौन था? तो मौर्य प्रशासन में सन्निधाता कौन था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे कोषाध्यक्ष था। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्य प्रशासन में सन्निधाता होता था, वह कोषाध्यक्ष होता था। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सन्निधाता एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद होता था। सन्निधाता राजकीय कोष और भंडारों गृहों का मुख्य रक्षक होता था। और देखिए कोषाध्यक्ष सन्निधाता राज्य के खजाने की सुरक्षा, आय व्यय के लेखा जोखा और भंडारों गृहों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था तो अशोक ने करवाया था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए सम्राट अशोक ने इसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए पहले उपदेश की स्मृति में बनवाया था। और देखिए इसी स्तंभ के शीर्ष को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, 7 श्रेणियों में विभाजित किया था मेगास्थनीज ने, तो याद रखिएगा। देखिए समझते हैं। देखिए मेगास्थनीज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। और देखिए दार्शनिक, पहला है दार्शनिक, किसान, चरवाहे और शिकारी। और देखिए कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, पर्यवेक्षक और देखिए पार्षद और सभासद। तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने। और देखिए मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और देखिए सेल्यूकस निकेटर का यूनानी राजदूत था, तो याद रखिएगा। तो मेगास्थनीज जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और सेल्यूकस निकेटर का यूनानी राजदूत था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण चैप्टर्स हैं? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण चैप्टर्स हैं? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण हैं और 150 अध्याय हैं। और देखिए 180 प्रकरण हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे गुण पुरुष कहा जाता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता है तो गुण पुरुष कहा जाता है। देखिए मौर्य काल में गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा जाता था। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार गुप्तचर व्यवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया था। और देखिए पहली है संस्था एक ही स्थान पर रहकर काम करने वाले गुप्तचर होते थे। और देखिए दूसरा है संचरा, तो संचरा में घूम घूम कर सूचनाएं इकट्ठा करने वाले गुप्तचर होते थे। और देखिए जो राजा के प्रति निष्ठावान रहकर
साम्राज्य की खुफिया जानकारी एकत्र करते थे। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। देखिए क्लास आपको यूजफुल लगी कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही क्लासेस डेली लेके आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए कि आपको क्लास कैसी लगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे पाटलिपुत्र में हुआ था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था तो पाटलिपुत्र में हुआ था। देखिए समझते हैं। देखिए राजगृह यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, राजगृह में हुई थी। और देखिए दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी तो वैशाली में। यहाँ देखिए दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में काला अशोक के शासनकाल में आयोजित हुई थी, तो वैशाली में। और देखिए तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी आयोजित तो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। यह संगीति लगभग 250 ईसा पूर्व और 250 BCE में आयोजित की गई थी। तो स्थान पाटलिपुत्र में, तो याद रखिएगा। देखिए चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडल वन में हुई थी। तो कब हुई थी? तो 72 ईस्वी कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुई थी। तो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी तो कुंडल वन में और कनिष्क के शासनकाल में और कश्मीर में हुई थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक के धम्म की परिभाषा ली गई है, अशोक के धम्म की परिभाषा ली गई है तो राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। देखिए समझते हैं। अशोक के धम्म की परिभाषा बौद्ध ग्रंथ दीघनिकाय के राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। और देखिए इस सूत्र को गृह विजय या गृह स्थानों के लिए अनुशासन ग्रंथ भी कहा जाता है। और देखिए अभिलेखीय प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो अभिलेखीय प्रमाण मिले हैं अशोक ने अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में धम्म की व्याख्या की है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में आयोजित तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, मोगलीपुत्र तीसरा था। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए मोगलीपुत्र तीसरा यह तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, जिसका आयोजन लगभग 250 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में हुई थी। देखिए तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी तो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी और अध्यक्षता की थी तो मोगलीपुत्र तीसरे ने की थी। और देखिए दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी तो सबाकामी की अध्यक्षता में हुई थी। और कहाँ आयोजित की गई थी? तो वैशाली में आयोजित की गई थी। तो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी किसके शासनकाल में? तो शिशुनाग वंश के काला अशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी तो वैशाली में हुई थी स्थान। और देखिए चौथी बौद्ध संगीति हुई थी तो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी तो वसुमित्र के अध्यक्षता में हुई थी। और देखिए चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और स्थान कुंडल वन में कश्मीर में आयोजित की गई थी। और देखिए प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। और जो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी और राजगृह में हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी तो अजातशत्रु के शासनकाल में और राजगृह में हुई थी। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, लास्ट तक क्लास में जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे राज की भूमि से प्राप्त आय हो जाएगा। यहाँ पे इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। सीता उस कृषि भूमि को कहा जाता था जो सीधे तौर पर राज
या राजा के नियंत्रण में होती थी। और देखिए इस राज की भूमि से होने वाली समस्त आय या राजस्व को सीता के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे, इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा पुष्यगुप्त, चंद्रगुप्त या राजपाल ने करवाया था। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए रुद्रादमन के जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील का मूल निर्माण मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान उनके सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। तो याद रखिएगा। देखिए अगर आप लोगों को टॉपिक वाइज ऐसे ही सिलेबस के अनुसार क्लासेस चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक और अरामी में है? तो अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं और ग्रीक और अरामी में है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा सार एक कुना कंधार हो जाएगा, जो दो भाषाओं में है ग्रीक और अरामी में है। तो यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए अशोक का सार एक कुना अभिलेख जिसे गंधार द्विभाषी शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है, यह देखिए ग्रीक, यूनानी और अरामाइक दोनों भाषाओं और लिपियों में लिखा गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटीयोकस ने किसे भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटीयोकस ने किसे भेजा था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा डायमेकस को भेजा था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए देवनागरी हो जाएगा। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि देखिए ब्राह्मी, खरोष्टी और देखिए अरामी यह तीनों का लिपि का प्रयोग हुआ है अशोक के शिलालेखों में। देखिए समझते हैं। देखिए अशोक के शिलालेखों में मुख्य रूप से 4 लिपियों का उपयोग किया गया था, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामी और अरामाइक और यूनानी ग्रीक। देखिए देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया है? तो मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया? तो वह हो जाएगा यहाँ पे शुंग वंश ने किया था। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था? वह हो जाएगा शुंग वंश ने किया था। देखिए समझते हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक थे तो वह थे बृहदर्थ की हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और देखिए कब की थी? तो 185 ईसा पूर्व में कर दी थी, जिसके बाद मगध पर शुंग राजवंश की स्थापना हो गई थी। तो जिसके बाद मगध पर शुंग वंश राजवंश की स्थापना हो गई थी। और देखिए शुंग वंश की स्थापना की थी। देखिए शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी? तो शुंग वंश की स्थापना मौर्य साम्राज्य के पतन के तुरंत बाद शुंगों ने शासन किया था। और देखिए पुष्यमित्र शुंग इस वंश के संस्थापक थे। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो वह हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो किस शिलालेख में अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो वह हो जाएगा 13वें शिलालेख में। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं देखिए सभी इम्पॉर्टेंट है, सभी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी इम्पॉर्टेंट है। देखिए अशोक के 13वें शिलालेख में इनमें अशोक के राजाभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। और देखिए कलिंग युद्ध के विनाश, भारी जनहानि और उसके बाद अशोक के हृदय परिवर्तन व बौद्ध धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो वह हो जाएगा भद्र बाहु से ली थी। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त में
जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो भद्रबाहु से ली थी। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए जैन ग्रंथों में विशेषकर दिगंबर परंपरा के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में सिंहासन का त्याग कर दिया था। और देखिए और प्रसिद्ध जैन मुनि भद्रबाहु के मार्गदर्शन में जैन धर्म को अपना लिया था। और उसके बाद भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए थे। और देखिए जहां उन्होंने संलेखना विधि से अपना शरीर त्याग दिया था, अपने प्राण त्याग दिए थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता है? तो मौर्य काल में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता है? तो वह हो जाएगा मार्ग निर्माण अधिकारी को कहा जाता है। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए मौर्य काल में एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। और देखिए इसका एक प्रमुख कार्य था सड़कों का रख रखाव निर्माण करना। और सड़कों पर हर 10 स्टेडिया लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर दिशा व दूरी बताने वाले पत्थर या स्तंभ को लगवाना था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में नगर प्रशासन कितने सदस्यों की परिषद किया करती थी? तो मौर्य काल में नगर प्रशासन कितने सदस्यों की परिषद किया करती थी? तो वह हो जाएगा 30 सदस्यों की परिषद किया करती थी। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए मौर्य काल में नगर प्रशासन 30 सदस्यों की एक परिषद किया करती थी। और देखिए यह परिषद 6 समितियों में विभाजित थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इन समितियों का काम था शिल्पकला, विदेशियों की देखरेख करना और जन्म मृत्यु पंजीकरण और देखिए व्यापार वाणिज्य और निर्मित वस्तुओं का निरीक्षण करना और बिक्री कर वसूलना था। तो याद रखिएगा। देखिए जितने भी लोग देख रहे हैं इस क्लास को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। आप लोग कहना ना पड़े, आप लोग कर दिया करिए, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा था? तो अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख था तो वह हो जाएगा रुमनदेई स्तंभ हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यह नेपाल की तराई में स्थित है और अशोक की लुम्बिनी यात्रा के उपलक्ष्य में लिखवाया गया था। तो रुमनदेई अभिलेख जो नेपाल की तराई में स्थित है और देखिए अशोक की लुम्बिनी यात्रा के उपलक्ष्य में लिखवाया गया था। और देखिए इसमें लुम्बिनी में कर टैक्स घटाने का उल्लेख मिलता है। देखिए रुमनदेई स्तंभ में लुम्बिनी में कर टैक्स घटाने का उल्लेख मिलता है। और देखिए भाग था तो यह कृषि उत्पादन पर लगाने वाला हिस्सा था जिसे 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया था। और देखिए बलि क्या था? तो बलि धार्मिक कर था जो अशोक ने पूरी तरह से माफ कर दिया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को पालीबोथरा किसने कहा था? तो पाटलिपुत्र को पालीबोथरा किसने कहा था? तो वह हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, मेगस्थनीज ने कहा था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र का वर्णन पालीबोथरा के रूप में किया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो मौर्य काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो वह हो जाएगा संस्कृत भाषा थी। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का माध्यम थी तो संस्कृत भाषा थी। देखिए समझते हैं। देखिए संस्कृत उस समय की उच्च शिक्षा और विद्वानों की भाषा मानी जाती थी। तो संस्कृत उस समय में उच्च शिक्षा और विद्वानों की भाषा मानी जाती थी। और देखिए हालांकि पाली और प्राकृत भाषा आम लोगों की बोलचाल और धार्मिक प्रचार विशेषकर बौद्ध और जैन धर्म की भाषाएं थी। और देखिए लेकिन शैक्षणिक संस्थानों और शास्त्रों के अध्ययन में संस्कृत का ही वर्चस्व था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्म महामात्रों की नियुक्ति करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति करने वाला प्रथम शासक अशोक था। यहाँ पे इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्रथम शासक अशोक इतिहास के वह प्रथम शासक थे जिन्होंने अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए
धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो याद रखिएगा। देखिए, इसके पहले जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन देखिए आपको करवा रहे हैं एनसीईआरटी से करवा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने डेली मेरी क्लासेस ले ली तो आपके एग्ज़ाम तक देखिए आपका बेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, इसलिए डेली क्लास अटेंड करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में कंटक शोधन क्या था? तो मौर्य काल में कंटक शोधन क्या था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे फौजदारी न्यायालय था। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्य काल में कंटक शोधन था, वह फौजदारी न्यायालय था। देखिए, मौर्य काल में कंटक शोधन एक फौजदारी न्यायालय क्रिमिनल कोर्ट था, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार यह न्याय चोरी, डकैती और हत्या, राज्य के विरुद्ध अपराधों से संबंधित मामलों की सुनवाई करता था। और देखिए, जिसमें 3 प्रदेशा और 3 अमात्य न्यायाधीश बैठते थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान किसने की थी? तो वह हो जाएगा यहाँ पे पहला हो जाएगा विलियम जोन्स ने की थी। यहाँ पे फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने गया जिले में अजीकों के लिए कौन सी गुफा बनवाई थी? तो अशोक ने गया जिले में अजीकों के लिए कौन सी गुफा बनवाई थी? तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सुदामा गुफा भी बनवाई थी और लोमस ऋषि गुफा भी बनवाई थी और देखिए विश्व झोपड़ी भी बनवाई थी। यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए, मौर्य सम्राट अशोक ने बिहार के गया वर्तमान जो है जहानाबाद जिले में बराबर की पहाड़ियों में अजीवक संप्रदाय के भिक्षुकों के लिए गुफा बनवाई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को कितने प्रकार के दुर्ग बनाने चाहिए थे? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को कितने प्रकार के दुर्ग बनाने चाहिए थे? तो वह हो जाएगा यहाँ पे 4 प्रकार के दुर्ग बनाने चाहिए थे। यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को अपने राज्य की सुरक्षा के लिए 4 मुख्य प्रकार के दुर्ग किले बनाने चाहिए थे। तो पहला है औद्योगिक दुर्ग, जल से घिरा हुआ जैसे टापू। और देखिए दूसरा है पर्वत दुर्ग, पर्वतों या गुफाओं के बीच स्थित होता था। और देखिए तीसरा है धानवन दुर्ग, जो मरुस्थल या ऊसर भूमि में स्थित थे। और देखिए चौथा है वन दुर्ग, जो घने जंगलों या दलदली इलाकों में स्थित थे। तो याद रखिएगा ऐसा भी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो वह हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण ये सभी था। तो पहला है अशोक की शांतिवादी नीति, तो वो भी था। दूसरा है अयोग्य उत्तराधिकारी, तो ये भी दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा आर्थिक संकट। यहाँ पे देखिए मौर्य साम्राज्य के पतन का सभी कारण था, इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के कई कारण थे, जैसे अयोग्य उत्तराधिकारी, अशोक के बाद के शासक निर्बल थे जो इतने विशाल साम्राज्य को संभालने में अक्षम रहे थे। और देखिए अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन, जो सारी शक्तियां सम्राट के पास थी, जो कमजोर राजा होने पर दूर के प्रांत जैसे तक्षशिला स्वतंत्र होने लगे। तो ये भी कारण था मौर्य साम्राज्य के पतन का। और देखिए तीसरा हो जाएगा आर्थिक संकट हो जाएगा, ये भी कारण था मौर्य पतन का। जैसे विशाल सेना और धर्म प्रचार पर भारी खर्च के कारण राजकोष खाली हो गया था। तो ये भी कारण था मौर्य पतन का। और देखिए अशोक की शांतिवादी नीति, अशोक की युद्ध त्यागने से सेना का मनोबल और मारक क्षमता कम हो गई थी, जिससे बाहरी आक्रमणों को रोकना मुश्किल हो गया था। यह सभी कारण था मौर्य साम्राज्य के पतन का। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं, देखिए SST पेपर 2 की डेली क्लासेस चलने वाली है यूपी टेट की, तो जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं तो उसको जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिए डेली आपकी क्लासेस चलने वाली है NCERT के अनुसार
देखिए जितने भी टॉपिक हैं सभी आपको कवर कराने वाले हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और देखिए क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।